हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट पार्ट। देखो, कैपिटल बजटिंग का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल बजटिंग की हम टेक्निक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और तो और हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी पढ़ लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर मेरी वीडियोज़ को देखिएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है और कैपिटल बजटिंग में हम कितना कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को पढ़ लिया है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में क्या था, पे बैक मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देखो, पे बैक मेथड में हमने क्या पढ़ा था और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमने क्या पढ़ा था। पे बैक मेथड में हमने पढ़ा था कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमें चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है उसके पे बैक पीरियड पे। यानी कि शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा देन हम उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेंगे अब एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर पे बैक पीरियड। ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग को मतलब अकाउंटिंग रेशियोज़ का यूज़ करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमें चूज़ करना है। बट ये जो दोनों मेथड हैं, इन दोनों मेथड्स में टाइम फैक्टर को इग्नोर किया गया था। इसलिए जो है कैपिटल बजटिंग की मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इनमें टाइम फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि मनी की जो वैल्यू है टाइम के साथ साथ चेंज होती है। मैंने यहाँ तक आपको कवर करा दिया है, और अगर आपने मेरी यहाँ तक की वीडियोस नहीं देखी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी तक की, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है। अब देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मॉडर्न टेक्निक्स है तो टाइम फैक्टर को कंसिडर करती है। अब इसमें होता क्या है वो देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, आधी लाइन में ही हम यहीं पे रुकेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर में जो हमारे पास कैश फ्लो आने वाला है, कोई भी हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चूज़ करते हैं उससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है। अब उसको कंपेयर किसके साथ करना है, विद द कैश आउटले, मतलब जो हमारे पास से कैश जा रहा है उसको हमने कंपेयर किसके साथ करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटले। ठीक है, इसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर क्यों करेंगे, अब देखो आगे देखो मैं समझाती हूँ क्यों कंपेयर करेंगे। पहले इसके स्टेप्स देखो क्या क्या करना है। एस्टिमेट ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कन्वर्ट दीज कैश फ्लो फिगर्स टू देयर प्रेजेंट वैल्यू इक्विवेलेंट्स बाय डिस्काउंटिंग एट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। क्या किया हमने, पहले फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट किया, फिर फ्यूचर कैश फ्लो जो भी आया उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, देन हमने उन सारी प्रेजेंट वैल्यू फिगर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया इस वैल्यू को इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अब ये सारे स्टेप से हमारा एनपीवी का फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला देखो क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू -C0। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, प्लस में C1 डिवाइड प्ले 1 प्लस में R प्लस C2 मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, T लिख दिया, CT डिवाइड में 1 प्लस R की पावर T। R जो है हमारा वो है डिस्काउंट रेट, और C है हमारा कैश फ्लो, और T है हमारा टाइम। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को सम अप करके कैसे लिख सकते हैं, कैश फ्लो ऑफ आई डिवाइड में 1 प्लस आर की पावर आई माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि हमने फ्यूचर में जो कैश आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उनको सम अप करना है, उसको कंपेयर किसके साथ करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, अब देखो एट लास्ट हमें क्या करना है, यही देखना है कि हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ जाती है, ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव एनपीवी आती है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। आपसे पेपर में, आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि इफ़ एनपीवी इज़ पॉजिटिव देन द ऑर्गेनाइजेशन विल चूज़ एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ऐसे भी पूछा जा सकता है ट्रू और फॉल्स में, स्टेटमेंट अजम्पशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसका पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन इसका फॉर्मूला अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला मेथड देखो हमारा क्या बोलता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब देखो एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में मैं मोटी मोटी चीज़ आपको पहले ही बता दूंगी ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाए।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या होता है कि एनालाइज्ड जो होता है ना, वो जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है ना डिसाइड करता है इंटरनली, ठीक है। मेन चीज़ आपको इसके नाम से क्लियर है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये। और सेकंड चीज़ की ये एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जहाँ पे एनपीवी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है, वेयर एनपीवी इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये है इसका मोटी बात। सेकंड थिंग, इसमें जो है ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है। एनालिस्ट को जो होता है ना उसको रिलाई करना होता है ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कैपिटल बजटिंग की ऐसी टेक्निक जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर डिस्काउंटिंग रेट डिसाइड होती है, तो कौन सा मेथड है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। देखो लिखा क्या हुआ, internal rate of return is the discounting rate where the total of initial cash outlay and discounting cash inflow are equal to zero। मतलब इनिशियल कैश आउटले और डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो आर इक्वल टू ज़ीरो, वो डिस्काउंटिंग रेट है ये। अब वही हमने पढ़ा आईआरआर के लिए एनालाइज को ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर डिलाई करना पड़ता है। आईआरआर का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है एनपीवी जैसा, बट फ़र्क इस बात का है कि इसमें एनपीवी जो है ज़ीरो होता है, ये वो डिस्काउंटिंग रेट है। फॉर्मूला देख लीजिए, कैश फ्लो डिवाइडेड 1+r⁻i माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आते हैं, देखो दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई है जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला पॉइंट, इफ़ सेम कॉस्ट अप्लाई फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देन प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट आईआरआर विल बी सिलेक्टेड। मेन पॉइंट तो आपका यही है ना कि हमने प्रोजेक्ट कब सिलेक्ट करना है, जब हमारी आईआरआर हाईएस्ट होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू चूज़ बिटवीन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये तो होता ही है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि सफिशिएंट फंड होता है कि मतलब हमारे पास कैपिटल रैशनिंग होता है ना, कि हमने कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, हमने ये चूज़ करना है ना। हम सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन तो चूज़ नहीं कर सकती है ना। तो वही बात है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू चूज़ बिटवीन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वेयर इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, देन IRR विल बी यूज टू रैंक द प्रोजेक्ट्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो IRR का जो हम यूज़ है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का, हम रैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स को रैंक करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट करना है और मोस्ट प्रॉफिटेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। आइडियली देखो IRR अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल थिंग, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा है, मैंने आपको इसमें मोटी मोटी बातें समझाई हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब आप कहीं से भी किसी भी बुक से या फिर कहीं से भी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो टॉपिक कराती हूँ आप उसके कुछ क्वेश्चंस निकालिएगा, उस क्वेश्चंस को करके देखिएगा। अगर फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं आपको समझाऊँगी। अब इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनपीवी वर्सेस आईआरआर विच वन इज़ बेटर। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखना और फिर इसको समझ के देखना कि एनपीवी और आईआरआर में से बेटर कौन सा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।